हम डिस्कस करने वाले हैं अनकंसुमेटेड मैरिज के बारे में। अनकंसुमेटेड मैरिज एक लीगल और मेडिकल कंडीशन है, जिसमें जो कपल हैं, वो सक्सेसफुल वजाइनल इंटरकोर्स परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जबकि उनकी शादी हो चुकी होती है और उनके पास मौका भी होता है। अगर ये बात करें तो ये एक एंड्रोलॉजी, सेक्सुअल मेडिसिन, साइकेट्री और लॉ, इन चारों का डिपार्टमेंट है, जो ओवरलैप करता है। और ये एक सोसाइटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी शादी को वैलिडेट करने के लिए कंसम्मेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और एक ये लीगल और रिलीजियस रिक्वायरमेंट होता है। कॉज़ क्या हो सकते हैं कंसम्मेटेड के? तो अगर हम मेल की बात करें, ओवरऑल जो रहता है मेल में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो रहता है सबसे इम्पोर्टेंट कॉज़ होता है। जबकि फीमेल में बात करें तो वजाइनिस्मस होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज़। अगर हम मेल की बात करें तो मेल में ईडी हो सकता है। जो मेल है, मेल को पेरोनियल डिजीज़ हो सकती है, फाइमोसिस हो सकता है या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। फिर जो मेल है उसको परफॉर्मेंस एंग्जायटी हो सकती है, उसको डर हो सकता है फेलियर का और डिप्रेशन भी हो सकता है। फिर उसको हाइपोगोनाडिज्म या इंटरसेक्स डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये सब कॉजेज़ होते हैं। सबसे पहले अगर हम ऑर्गेनिक कॉजेज़ के बारे में बात करें, तो उसमें होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, पेरोनियल डिजीज़, फाइमोसिस, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। अगर साइकोजेनिक कॉजेज़ की बात करें, तो परफॉर्मेंस एंग्जायटी हो सकता है, फियर ऑफ फेलियर हो सकता है और डिप्रेशन हो सकता है। डेवलपमेंटल अगर डिसऑर्डर की बात करें तो उसमें हाइपोगोनाडिज्म हो सकता है और इंटरसेक्स डिसऑर्डर हो सकता है। फिर अब फीमेल की बात करें, फीमेल में क्या हो सकता है ऑर्गेनिक कॉजेज़ में? वैजानिस्मस हो सकता है, वजाइनल एजेनेसिस हो सकता है या पेल्विक पेन हो सकता है। फिर साइकोजेनिक क्या हो सकता है कि उनको फियर ऑफ पेनिट्रेशन हो, सेक्सुअल एफोबिया हो और डेवलपमेंटल डिफेक्ट क्या हो सकता है? इम्परफोरेट हाइनस हो, हाइमन हो और एमआरकेएच सिंड्रोम हो। फिर कुछ कपल फैक्टर्स होते हैं अनकंसुमेटेड मैरिज के लिए, जैसे कि एनाटॉमिकल मिसमैच हो दोनों में आपस में लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो, कल्चरल एक्सपेक्टेशन हो और सेक्सुअल इनएक्सपीरियंस हो। तो ये सब कॉजेज़ होते हैं कंसुमेटेड मैरिज के। अगर हम बात करें जब भी हमारे पास कोई भी कंसुमेटेड मैरिज का पेशेंट आएगा तो उसका इवैल्यूएशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम डिटेल में पूरा हिस्ट्री पूछेंगे उससे कि प्रॉब्लम का ड्यूरेशन कब से है और कितनी बार इंटरकोर्स करने का अटेम्प्ट किया है। कोई मेडिकल, कोई सेक्सुअल या कोई साइकोलॉजिकल हिस्ट्री है कि नहीं है और इससे पहले कोई सेक्सुअल एक्सपीरियंस या ट्रॉमा या अब्यूज़ का हिस्ट्री तो नहीं है, क्योंकि कई बार लोगों को ट्रॉमा की वजह से सेक्स नहीं कर पाते हैं। फिर हम लोग रिलेशनशिप डायनामिक्स या सोशियो कल्चर बैकग्राउंड के बारे में पूछेंगे। फिर हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे मेल और फीमेल पेशेंट का, दोनों का। तो मेल में हम देखेंगे कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप्ड है कि नहीं, कोई पेनाइल एनोमलीज तो नहीं है और ईडी तो नहीं है। फीमेल में हम चेक करेंगे हाइमेनल इंटीग्रिटी है कि नहीं, वेजाइना का साइज कितना है और वेजाइनिस्मस तो नहीं है। इन सब चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए हम कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करा सकते हैं, जैसे कि पेनाइल डॉपलर से फ्लो पता चल जाएगा। फिर हार्मोनल प्रोफाइल करा सकते हैं और सीमेन एनालिसिस, ये सब अगर ज़रूरत हो तो करा सकते हैं। फिर फीमेल के केस में हम लोग वेजाइनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं अंडर एनेस्थीसिया, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा वेजानिस्मस होता है तो एग्जामिनेशन नहीं करा सकते। फिर साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक असेसमेंट करा सकते हैं अगर ज़रूरत लगे तो। फिर इन सब चीज़ों को मैनेज कैसे किया जाता है? अगर हम बात करें, अगर कोई पेशेंट ईडी है, तो ईडी के केसेस में उसको PDE5 इन्हिबिटर्स देते हैं या आईसीआई थेरेपी, इंट्राकॉर्पोरल इंजेक्शन देंगे। अगर वेजाइनिस्मस है, तो वेजाइनिस्मस पे केस में पेशेंट जो फीमेल रहती है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है पूरी मसल्स को, पेल्विक फ्लोर को, तो हम लोग ऐसे केस में पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपी सिखाएँगे। वहाँ पे हम लोग टॉपिकल एनेस्थेटिक लगाने की कोशिश करेंगे और वेजाइनल डायलेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। फिर साइकोसोशल सेक्सुअल थेरेपी में क्या होता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करते हैं, काउंसलिंग करते हैं कपल्स की और जिस जो डर है उससे धीरे-धीरे डिसेंसिटाइज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन फॉर फोबियाज़। कुछ सिलेक्टेड केसेस में सर्जरी होता है, जैसे फाइमोसिस है अगर पेशेंट को तो सर्कमसिजन का ऑप्शन देंगे। फिर अगर हाइमेन जो है इंटैक्ट है तो हाइमेनेक्टोमी करेंगे और हमारे केएच सिंड्रोम के केस में वेजाइनोप्लास्टी कर सकते हैं। तो जो पूरा ओवरऑल ट्रीटमेंट होता है, ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच होता है। इसमें एक यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, एक गायनेकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है,
फिर उनका साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन के लिए साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है और एक सेक्स थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। तो इन सब चीज़ों का लीगल इम्प्लीकेशन क्या होता है? अगर इंडिया में बात करें तो अनकंसम्मेटेड मैरिज जो रहता है, वो ग्राउंड होता है शादी के खारिज कर सकते हैं, दैट इज़ नलिटी ऑफ मैरिज। दूसरा, डाइवोर्स ले सकते हैं। तीसरा, ये एक तरह की मानसिक प्रताड़ना होती है, मेंटल अगोनी या क्रुएल्टी होती है। तो अगर हम बात करें नलिटी ऑफ मैरिज, तो ये कहाँ से आता है? हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 में आया था, उसके सेक्शन 12 में ये दिया हुआ है। फिर ग्राउंड फॉर डाइवोर्स कैसे हो सकता है ये? सेक्शन 13 में दिया हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट में। और ये क्रुएल्टी और मेंटल एगोनी होता है, इस वजह से ये जुडिशियल सेपरेशन और ग्राउंड फॉर डाइवोर्स माना जाता है। इसलिए मैरिज जो रहता है, इसको खारिज कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि अगर इम्पोटेंस है और कोई भी एक-दूसरे जो पार्टी है, सेक्स नहीं कर पा रहे हैं आपस में, तो मैरिज जो है उसको खारिज कर सकते हैं। तो लीगल डेफिनिशन क्या होती है इम्पोटेंसी की? हम यहाँ इम्पोटेंसी की बात करें, इनफर्टिलिटी की नहीं बात करें। तो इम्पोटेंसी का मतलब होता है इनएबिलिटी टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स। स्टెరిलिटी का मतलब क्या होता है? इनएबिलिटी टू प्रोक्रिएट, मतलब अपने जैसा बच्चा नहीं पैदा कर पाना, इनएबिलिटी टू प्रोक्रिएट। तो अगर कोई इम्पोटेंस है, तब वो ग्राउंड फॉर डाइवोर्स होता है। अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो ग्राउंड फॉर डाइवोर्स नहीं होता है, क्योंकि आप बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका सेक्सुअल लाइफ अच्छा है, सब कुछ है, तो आप बच्चा अडॉप्ट कर लीजिए, लेकिन डाइवोर्स नहीं हो सकता। तो स्टेरिलिटी जो रहता है एनअलमेंट का ग्राउंड नहीं होता है। तो अगर हम बात करें अनकंसम्मेटेड मैरिज है, तो इसमें हमने बहुत सारे कॉजेज़ पढ़े। तो ग्राउंड फॉर नलिटी या डाइवोर्स तभी होता है, जब कोई इनक्यूरेबल या इरिवर्सिबल कॉज़ होता है, तब। अगर साइकोलॉजिकल साइकोजेनिक कॉज़ है, तो उसको ट्रीट करके फिर शादी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसमें यूरोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है? तो यूरोलॉजिस्ट जो रहता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है एक्सपर्ट ओपिनियन की तरह, या पोटेंसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है। अब यूरोलॉजिस्ट जो रहता है, उसका जो रिपोर्ट असेसमेंट होता है, वो इम्पार्शियल होना चाहिए। ये नहीं कि फ्रेंड है तो उसके लिए फिर ऐसा कर दिया, तो इम्पार्शियल होना चाहिए। दूसरा, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। हमेशा जो पोटेंसी का रिपोर्ट है, उसमें फिजिकल एग्ज़ामिनेशन तो होना चाहिए, साथ में हार्मोनल इवैल्यूएशन भी होना चाहिए। इमेजिंग की बात करें तो अगर ज़रूरत है तब करा सकते हैं, और साइकियाट्रिक क्लीयरेंस लेना बहुत ज़रूरी है फॉर साइकोजेनिक इम्पोटेंसी। अब मेडिको लीगल ड्यूटीज़ क्या होता है यूरोलॉजिस्ट का? तो यूरोलॉजिस्ट जो रहता है, उसको थॉरो अनबायस्ड असेसमेंट करना चाहिए। फिर जो असेसमेंट किया है, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, और ये सब करने के लिए प्रॉपर कंसेंट भी लेना चाहिए उसको। फिर उसके बाद पोटेंसी सर्टिफिकेट इश्यू करना काम है उसका, बट ये तब इश्यू करना है जब और लोग देख चुके हों, आफ्टर मल्टीडिसिप्लिनरी रिव्यू। अकेले ही नहीं सब कुछ करना है। मल्टीडिसिप्लिनरी रिव्यू के बाद साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन हो जाए, गायनेकोलॉजिस्ट देख ले और सब देख लें, उसके बाद ही पोटेंसी सर्टिफिकेट इश्यू कर सकते हैं। अगर यूरोलॉजिस्ट ने, क्योंकि पोटेंसी सर्टिफिकेट यूरोलॉजिस्ट दे रहा है, तो कोर्ट में उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है। तो इसलिए उसको हमेशा तैयार रहना चाहिए क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, और कोई भी रिपोर्ट है उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना चाहिए। ये नहीं कि रिपोर्ट आने के बाद उसने सब जगह बता दिया कि ही इज़ इम्पोर्टेंस। अगर अब नया बात करें, तो अब जो रिफ्रैक्टरी ईडी है, उसके लिए प्रोस्थेसिस आ गया है, तो उसको भी ठीक कर सकते हैं। अगर वैजानिस्मस है, तो हम लोग बोटॉक्स थेरेपी दे सकते हैं। अगर पेशेंट को डर लगता है दोनों को सेक्स करने में, तो हम लोग वर्चुअल रियलिटी बेस्ड सेक्सुअल थेरेपी मॉड्यूल दे सकते हैं। और हाई प्रोफाइल के केस में जो कोर्ट है, वो वीडियो एविडेंस को भी मानता है।